नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जो कि राजस्थान से आ रही है। जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, और वसुंधरा राजे सिंधिया की गुट ने इस वक्त बड़ा झटका दे दिया है भाजपा को और नींद उड़ा दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा को नज़रअंदाज करना भाजपा को बड़ा नुकसान दे सकता है और वसुंधरा राजे के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ आपको तमाम बड़ी आज की मुख्य समाचार के तहत बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान में भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या भाजपा गलत तरीके से राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है कि नहीं। हाँ या ना में आप हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजस्थान में वसुंधरा को नजरअंदाज करना बना बीजेपी की गले की हड्डी। अब राजे ने बदले तेवर। वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे और राजस्थान की राजनीति में सक्रियता से सियासी समीकरण नाटकीय अंदाज में बदलता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस में सरकार बचाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं वसुंधरा के सक्रिय होने के बाद बीजेपी खेमे में भी बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से वसुंधरा के दिल्ली में डेरा डालने से सारे राजनीतिक पंडित और समीकरणों में नया भूचाल आ गया है। जिस माहौल में वसुंधरा राजे ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है, उससे राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है कि वसुंधरा राजे का केंद्रीय नेतृत्व से न मुलाकात करने के कई सियासी मायने हो सकते हैं। क्योंकि जिस माहौल में वसुंधरा राजे ने बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है, उसके दूरगामी परिणाम राजस्थान की राजनीति में देखे जा सकते हैं। इन दोनों की मुलाकात के बाद वसुंधरा ने जिस तरीके से शनिवार को राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, उनसे लगता है कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा निर्णय लेने के मूड में है। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि जब वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करती हैं, उसके बाद कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आया था। इसी संदर्भ में सूत्रों के अनुसार इस बार भी मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ तौर से कह दिया है कि पार्टी को संगठित और मजबूत रखना है तो उनकी बातों को तवज्जो देनी पड़ेगी। वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ तौर से अवगत करा दिया है कि जिस तरीके से उनको दरकिनार कर कई फैसले लिए जा रहे हैं, वे बिल्कुल पार्टी के हित में नहीं है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने शीर्ष नेतृत्व को साफ अवगत करा दिया है कि उनको इग्नोर करने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। राजे ने अवगत कराया कि उनकी इमेज खराब करने को लेकर पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों के द्वारा कोशिश की जा रही है, वह बिल्कुल सहन करने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठाया। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठा दिया है। पिछले 5 महीने से सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण बिहार में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था ने खुद अपना सच बताना शुरू कर दिया है। नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ आदि संस्थानों के मूल्यांकन में बिहार पीछे है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार ने उचित प्रबंधन नहीं किया। कामगारों का मसला हो या स्वास्थ्य अधिसंरचना का, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कोई नया अस्पताल नहीं बना, पुराने की क्षमता नहीं बढ़ाई। मार्च से ही कह रहा हूं कि जन स्वास्थ्य को तरजीह दे, राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरे सुझावों पर नकारात्मक टिप्पणी की गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। वाही लूटने के चक्कर में फंस गए तिवारी जी, बिना जांच के ही शाह को बता दिया कोरोना नेगेटिव। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। मनोज तिवारी ने वाही लूटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ट्वीट किया वह कोरोना नेगेटिव हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभी तक कोई टेस्ट नहीं कराया जिससे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई जाए। ट्वीट किया डिलीट। इसके बाद तुरंत मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया, लेकिन ट्वीट का स्क्रीनशॉट बहुत लोग पास पहुंच चुका था और सभी लोगों स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करने लगे। मनोज तिवारी ने लिखा था कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का कोविड रिपोर्ट आया नेगेटिव, पहले भी आलोचना हो चुके हैं शिकार। इससे पहले भी मनोज तिवारी अपने ट्वीट को लेकर कई बार आलोचना का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मनोज तिवारी ने जीत को लेकर बड़ा दावा किया था। जितने भी सर्वे हुए थे उसको फेल बताए थे, लेकिन उनका दावा फेल हो गया और मनोज तिवारी की जमकर आलोचना हुई। कुछ माह के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। शनिवार की देर रात मोदी कैबिनेट के एक अन्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी आलाकमान को कार्यकर्ताओं की राय, कोरोना काल में टाल दे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसको लेकर बीजेपी में काफी वक्त से माथापच्ची चल रही है। कोविड-19 से पैदा हुए हालात, उसके बाद बाढ़ की स्थिति में चुनाव कराने में क्या दिक्कतें होंगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान को बताया है कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी। पहला, महामारी के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या राय है। तीसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ बिहार के लोगों को मिला है या नहीं। चौथा, क्या बिहार में चुनाव कराने का कोई वैकल्पिक रास्ता है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि कोविड-19 महामारी और बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम ठीक नहीं रहा है और ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव कराए गए तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिहार में जिलावार कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे के जरिए बीजेपी आलाकमान यह जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनावी इसी साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव करवाना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही जारी करनी होगी। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियां तो करवा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति ने उसके सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड प्रवेश परीक्षा में उड़ी नियमों की धज्जियां, परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी का नहीं हुआ पालन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगरा में हो रही है। पहली पाली में ही नियम तार तार होते दिखे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन नहीं दिखा। प्रवेश के लिए मारामारी दिखाई दी। अभ्यर्थियों की भीड़ ने सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ा दी। कई अभ्यर्थी बिना मास्क के भी नजर आए। बता दें कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को आगरा में 42 केंद्रों पर हो रही है। इस परीक्षा में 2 पालियों में 19,600 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं हुआ। दिए गए थे ये दिशा निर्देश। प्रवेश परीक्षा में समन्वयक प्रोफेसर संजीव कुमार के मुताबिक पहले पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। पहली पाली में अधिकतम 9:30 बजे तक और दूसरी पाली में 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही पास का काम करेगा। इसे दिखाने पर उन्हें रोका नहीं जाएगा। सरकार ने इसकी अनुमति दी है। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान देना है कि वह मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित दर्ज कराएं। अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और एक खुद की फोटो लेकर आना होगा और इसे केंद्र पर जमा करना होगा। आगरा डीएम प्रभु एन सिंह व एसएसपी बबलू कुमार ने रविवार सुबह संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। आरबीएस व आगरा कॉलेज केंद्र गए। ड्यूटी स्टाफ को परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी व मास्क अनिवार्य पहनने के निर्देश दिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, अशोक गहलोत बोले बीजेपी में फूट पड़ गई है, जीत हमारी होगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। 4 दिन बाद जैसलमेर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं, उनकी अब पोल खुल गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं और हमारी पार्टी छोड़ चुके लोगों के खिलाफ हर घर में गुस्सा है। मेरा मानना है कि वे भी इसे समझते हैं और उनमें से अधिकांश हमारे पास लौट आएंगे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, किस प्रकार हमें विधायकों को एक साथ रोकना पड़ा। लेकिन बीजेपी के विधायकों को किस बात की चिंता है। 3-4 जगह पर वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे हैं, वो भी चुन चुनकर, उनमें फूट नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने कहा, कैलाश मेघवाल ने पहले बयान दिया था, राजस्थान में कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है। सबको मालूम है कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, पहले भी सरकार गिराने को लेकर 2-3 प्रयास हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से भैरव सिंह शेखावत साहब के वक्त में मैंने विरोध किया था। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी विरोध किया था। उस समय बलिराम भगत राजस्थान में थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल से जाकर मैं मिला। राजस्थान में साजिश करके सरकार गिराने की परंपरा नहीं विकसित होनी चाहिए। बीजेपी के जो स्थानीय नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन आज और कल में उनकी पोल खुल गई है। अब बीजेपी नेता चार्टर्ड प्लेन से अपने विधायकों को बाहर भेज रहे हैं और बाड़ेबंदी करवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं जो डाल रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार महागठबंधन के लिए कल बड़ा दिन, आखिरकार मिल सकते हैं घटक दलों के सभी नेता। जी हां दोस्तों, बिहार महागठबंधन के लिए कल बड़ा दिन है। महागठबंधन नेता आपस में मिलनी जुलनी करते दिख सकते हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के नेताओं से कल कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की मुलाकात होगी। इस दौरान तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक हम प्रमुख जीतन राम मांझी शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत भी करेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी को बिहार कांग्रेस की ओर से बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक समन्वय समिति बन नहीं सकी है। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी की नाराजगी कल दूर करने की कोशिश भी हो सकती है। इस दौरान मुकेश सहनी भी पार्टी में मौजूद रहेंगे। उनकी भी मुलाकात कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से हो सकती है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि सभी घटक दलों की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने पर भी बात होगी। महागठबंधन की ज्वाइंट मीटिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नए समीकरण के आसार, मांझी ओवैसी आ सकते हैं साथ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नए समीकरण के तैयार होने की सुगबुगाहट नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं, उन्हें गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। इस कारण वे अपने लिए नया विकल्प तलाश रहे हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अखरुल ईमान की पहली औपचारिक मुलाकात जीतन राम मांझी से शुक्रवार को उनके आवास पर हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अखरुल ईमान ने कहा, जीतन राम मांझी के साथ मेरी निजी मुलाकात थी और मैं उन्हें पहले से जानता हूं। मांझी हमारे साथ किशनगंज की रैली में भी साथ आने के लिए तैयार हो गए थे, मगर आखिरी वक्त पर किसी वजह से नहीं आए। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी दोनों दलों के बीच में कोई बात नहीं हुई है। बता दें, 2019 में CAA और NRC के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और जीतन राम मांझी किशनगंज में एक साथ मंच साझा कर एक रैली करने वाले थे, मगर आखिरी मौके पर जीतन राम मांझी ने अपने कदम वापस खींच लिए। माना जा रहा है कि महागठबंधन में तवज्जो नहीं मिलने के कारण दबाव की राजनीति के तहत जीतन राम मांझी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने के लिए हामी भरी थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, राजनीति में कब कौन किसके साथ गठबंधन करेगा यह कहना मुश्किल है, मगर फिलहाल यह कहना जल्दबाजी है कि हमारा गठबंधन ओवैसी की पार्टी के साथ हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी के असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने की खबरों के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया था। ओवैसी की पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह बिहार में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले चरण में पार्टी ने अपने 32 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर रखी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस से निपटने में अक्षम साबित हो रही है यूपी सरकार, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 से निपटने में अक्षम साबित हो रही है। मरीजों को ना तो समय से इलाज मिल रहा है और ना ही दवाइयां। अखिलेश ने एक बयान में कहा, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के हालात बेकाबू होने से नो टेस्ट नो केस का रास्ता अख्तियार कर लिया गया है। राज्य सरकार बीमारी से निपटने में असहाय और अक्षम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निष्फल कार्यकाल इसी बात में बीत रहा है कि वह समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का फीता काटते रहे। भाजपा सरकारें केंद्र की हो या राज्य की, दावों के सहारे ही अपने दिन काट रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले की सूची में अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, नगरपालिका, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं न्याय कर्मियों को लगातार बढ़ना बेहद चिंताजनक है। शुक्रवार को 707 मामले राजधानी लखनऊ में मिले। उन्होंने कहा, मरीजों को न समय से इलाज मिल रहा है और न ही दवाइयां। प्रशासनिक विफलता के चलते कोविड-19 से और ज्यादा मौतें हो सकती हैं। अखिलेश ने कहा कि नोएडा में सपा सरकार के कार्यकाल 400 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। मुख्यमंत्री योगी उसी अस्पताल में फीता काटने की रस्म अदायगी करते हैं। इस अस्पताल में अब कोविड-19 के मरीजों का इलाज होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया, प्रतापगढ़ में भाजपा का दमनकारी चेहरा सामने आया है। महामारी काल में जरूरतमंदों की मदद करने वाले आम नागरिकों और समाजवादियों के खिलाफ मंत्री के इशारे पर गोलीबारी का झूठा मामला दर्ज किया गया है, जबकि सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
सुशांत मामले में संजय रावत बोले, सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की साजिश। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय रावत ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने पर नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय रावत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ लोग पर्दे के पीछे पटकथा लिख रहे हैं, वो सच छुपाना चाहते हैं, इसलिए दबाव तंत्र बनाया जा रहा है। सीबीआई के कंधे पर बंदूक रख महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। ऐसे कितने भी चक्रव्यूह आप बनाओ, हम भेद कर बाहर आ जाएंगे। रावत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार और दिल्ली में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुंबई पुलिस एक सक्षम बल है और सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बुधवार को शिवसेना नेता संजय रावत ने आरोप लगाया था कि सुशांत की मौत मामले से महाराष्ट्र के मंत्री और युवा नेता आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश की जा रही है। रावत ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि विपक्ष को अब भी यह हजम नहीं हो रहा है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। रावत ने कहा कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत मामले से क्या लेना देना। ऐसा लगता है कि विपक्ष को अब भी यह हजम नहीं हो रहा है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। उन्होंने कहा कि मामले से आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश कर रहे लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और बिना कारण के उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अभिनेता की मौत के बाद गंदी राजनीति चल रही है और बिना किसी का नाम लिए कहा कि हताशा में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सीएम गहलोत का सभी विधायकों को लेटर लिखा, सरकार अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब ना होने दें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के सभी विधायकों को पत्र लिखकर सरकार बचाने के लिए समर्थन की मांग की है। मुख्यमंत्री ने सभी 200 विधायकों को 3 पेज का पत्र लिखा है, जिसमें वर्तमान में सियासी हालात और कोरोना संकट के बारे में बात की गई है। अशोक गहलोत ने पत्र में लिखा कि मेरी आप सभी से अपील है कि लोकतंत्र को बचाने, हम में जनता का विश्वास बरकरार रखने एवं गलत परंपराओं से बचने के लिए आपको जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के विधायक हों, आप अपने अन्य साथियों, परिवारजनों और अपने क्षेत्र के मतदाताओं की भावनाओं को समझकर यह सुनिश्चित करने का फैसला करें कि किस प्रकार राजस्थान के हितों के लिए जनता द्वारा चुनी गई बहुमत प्राप्त सरकार मजबूती के साथ कार्य करती रहे और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब ना हो सके। मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासियों के व्यापक हित में आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और राज्य के विकास और समृद्धि के लिए जनता से किए वादों को पूरा करने में अपना सहयोग करेंगे। पत्र में सीएम ने यह भी लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार के चुने जाने के साथ ही पिछले 1.5 साल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का हर संभव प्रयास किया है। सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देते हुए शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क और आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ साथ पंचायत समिति व उपखंड स्तर पर उल्लेखनीय फैसले किए, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। गहलोत ने पत्र में कोरोना महामारी को लेकर भी सरकार के प्रयासों का जिक्र पत्र में किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान में कोरोना की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। गहलोत ने पत्र में ये भी लिखा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, जनता का फैसला हमेशा सबसे ऊपर होता है। चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है और मैं इसे महापाप की श्रेणी में मानता हूँ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।